Friends, welcome to my YouTube channel Retail Management Skills Classes by AKM। आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं जिसका नाम है टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड सेल एंड पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ टू प्रोवाइड पर्सनलाइज सेल्स एंड पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक पर्सनलाइज सेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कि हम किस तरह से एक कस्टमर जब हमारे स्टोर पे विज़िट करता है तो कैसे उसको फील गुड फैक्टर ला सकते हैं, किस तरह से हम सेल्स को प्रमोट करेंगे सो दैट कि और उसके बाद जब वो सेल्स हो जाती है तो उसके बाद कैसे कस्टमर को दोबारा सेल्स के लिए सपोर्ट किया जाता है। आफ्टर पोस्ट सेल सर्विस क्या क्या सपोर्ट उसे दे सकते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस नोट्स को दो एलिमेंट में डिवाइड किया गया है। हम पहले डिस्कस करते हैं इन नोसिस को के अंडर जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया उनको हम इनोमिनेट करते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ हैं। स्टार्ट करते हैं इस नोट्स के साथ। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में एलिमेंट 1 है प्रोवाइड ए पर्सनलाइज्ड सर्विस। PC1 है यूज़ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्लाइंट रिकॉर्ड टू हेल्प prepare for consultation। PC2 है check whether the work area is clean and tidy and that all the required equipments are in hand before starting a consultation। PC3 है quickly create a rapport with the client at the start of the consultation। PC4 है talk and behave toward the client in a way that project the company image effectively। PC5 है ask questions to understand the client's buying need, preferences and priorities। PC6 है tactfully check where appropriate how much the client wants to spend। PC7 है explain clearly to the client the features and benefit of the recommended product or services and related these to the client's individual needs। PC8 है identify suitable opportunities to sell additional or related products or services that are suited to the client's need। PC9 है make recommendations to the client in a confident and polite way and without pressuring them। PC10 है pace client consultation to make good use of the selling time while maintaining good relations with the client। PC11 है with the company's customer service standard while dealing with the client। Now element 2 provide an after sales service। PC12 है follow the company's procedure for keeping client record up to date। PC13 record client information accurately and store it in the right place in the company's system। PC14 keep client information confidential and share it only with the people who have a right to it। इस तरह से टोटल परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज दो एलिमेंट्स के अंदर डिवाइडेड हैं। फर्स्ट एलिमेंट में हमारे पास 11 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं और उसके आगे के 3 क्राइटेरियाज जो हैं वो एलिमेंट 2 में हैं। टोटल 14 परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं कि किस तरह से हम एक कस्टमर को पर्सनलाइज सेल्स दे सकते हैं और आफ्टर सेल्स क्या क्या उसको सपोर्ट की जा सकती है सो दैट कि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो हमेशा के लिए इस स्टोर से प्रोडक्ट परचेज़ करें। स्टार्ट करते हैं PC1 से, 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे डिटेल में इन परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ को। फर्स्ट एलिमेंट है प्रोवाइड ए पर्सनलाइज्ड सर्विस। किस तरह से हम किसी कस्टमर को, क्लाइंट को पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। PC1 है यूज़ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्लाइंट रिकॉर्ड टू हेल्प प्रिपेयर फॉर द कंसल्टेशन। अभी आपको मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन करते हैं, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन जैसे कि हमने एक प्रॉपर नोट्स में किया था हाउ टू डेमोस्ट्रेट ए प्रोडक्ट, उसमें हमने किया था। हमने ये देखा था कि जो डेमोस्ट्रेशन है उसमें सारा का सारा डिपेंड करता है कि कोई जो डेमोस्ट्रेटर है वो किसी प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करता है। ठीक है। सेलिंग कोई इतनी टिपिकल टास्क या कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है।
बट बेसिकली जो सेल्स प्रोग्राम जो भी होते हैं वो प्रिंसिपली कंसिस्ट होते हैं कि आप क्या बेचने वाले हैं और किसे बेचने वाले हैं। मतलब बोलने का है कि अब अगर आपको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज है, अगर आपने कंसल्टेशन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया है, बोलने का मतलब है कि अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपको प्रॉपर नॉलेज है, अप टू डेट नॉलेज है, आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल हैं, कन्विंसिंग स्किल्स हैं, सो कमिटमेंट की आउटलाइनिंग क्या है ना, क्या किस आधार पे आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक कस्टमर को या क्लाइंट को बेचेंगे, उसके बारे में अगर आपको पता है, ऑडियंस की इन शॉर्ट नॉलेज है, सो कहीं ना कहीं आप जो हैं इन इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए आप किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। परंतु यहाँ पे बात कर रहा है कि यूज़ अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द क्लाइंट रिकॉर्ड टू हेल्प प्रिपेयर फॉर द कंसल्टेशन। सो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब भी कोई कस्टमर आपके पास स्टोर में आता है तो जो वो इंफॉर्मेशन जो उसकी नीड्स हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट ढूंढता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सेल्समैन को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कंसल्ट करना पड़ता है, और उसको कंसल्टेशन के लिए, कंसल्टेशन से पहले, एक कस्टमर की कंसल्टेशन से पहले ही कहीं ना कहीं एक सेल्समैन जो है या डेमोस्ट्रेटर जो है, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेटर, उसको अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाने पड़ती हैं कि किस तरह का कस्टमर आएगा और वो किस तरह से उससे बातचीत करेगा सेल्स के रिगार्डिंग। सो इसमें क्या हो सकता है, ये जो कंसल्टेशन स्ट्रैटेजीज़ जो उसने बनानी होती है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द क्लाइंट, इंट्रोडक्शन टू द जो कंपनी है जिसमें रिटेल स्टोर में विजिट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1 और 2 लाइन है। देन आपको क्या ज़रूरत है, किस लिए किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, आप किस वक्त उस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं और किस तरह से कंसल्टेशन की जा सकती है। तो इस नोट्स में बात, इन शॉर्ट अगर बात कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है, हमारा कस्टमर है, उसकी नीड्स और वांट्स को अच्छे से पहचानना है कि एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर को एलईडी टीवी चाहिए। सो एलईडी टीवीज़ जो है, अगर उसको रिक्वायरमेंट है, सो हमारी फ़र्स्ट हैंड पे जैसे ही हम आउटलाइन देते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के, अलग अलग टाइप के मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सो कहीं ना कहीं कस्टमर को ये भी पूछना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी पूछना पड़ेगा। अगर एक छोटा सा रूम है और एक हॉल है, तो उसके अगर बीच में कंपैरिजन किया जाए, है ना, तो क्या है, एक छोटे से कमरे में जाहिर सी बात है हम 52 इंच का टेलीविज़न या एलईडी नहीं दे सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते। वेयर एज़ एक हॉल है तो वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या ज़्यादा है तो दे सकते हैं, या फैमिली में उसके कितने पर्सन हैं जो कि टेलीविज़न देखने वाले हैं। सो उसके बेस पे हम उसको कंसल्टेशन दे सकते हैं, हम उस अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। नाउ PC2 की बात करते हैं। Check whether the work area is clean and tidy and that all the required equipments are in hand before starting a consultation. जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में कंसल्टेशन देने जा रहे हैं, तो हमें ये नोटिस करना है कि जिस एरिया में हमने प्रोडक्ट्स की डेमोस्ट्रेशन करनी है, क्या वो क्लीन और टाइडी स्पिक एंड स्पैन है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें हेल्थ और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो हमें ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि हेल्दी इन्वायरमेंट है, क्लीन इन्वायरमेंट है ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी सेल को क्लोज़ करने के लिए। अगर स्पिक एंड स्पैन नहीं होगा आपका इन्वायरमेंट, आपका एरिया, आपका प्रोडक्ट, तो कस्टमर जो है उसको ख़रीदने के लिए मना कर सकता है। सो ना, इट शुड बी मैंडेटरी, समझ लो ये ना कि क्या है, जब भी कोई स्टोर ऑपरेशन है उसको इजी चलाना है, तो आपका जो एरिया है, डेमोस्ट्रेशन एरिया है, जहाँ प्रोडक्ट की आपने सेल करनी है, वो क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रोडक्ट स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, कोई भी उस पर धूल मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए। Now PC3 बोलता है क्विकली क्रिएट ए रैपो विद द क्लाइंट एट द स्टार्ट ऑफ द कंसल्टेशन। जब भी रैपो, सभी जानते हैं, रेपुटेशन की बात करनी है कि कंपनी की रेपुटेशन कैसे क्रिएट की जा सकती है ना। कंपनी की रेपुटेशन तभी क्रिएट की जा सकती है जब क्या है, हम कस्टमर को ड्यूरिंग सेल फुल्ली सपोर्ट करें, उसकी नीड्स को हम भली भांति से पहचान चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट
और ट्रस्ट बिल्ड करती है, जिसकी वजह से कंपनी की रेपो भी बनती है। ठीक है। सो अगर हम उसको प्रॉपर वे से असिस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेल, उसको प्रॉपर वे से गाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेल, तो कहीं ना कहीं रेपो क्रिएट होती है क्लाइंट के साथ न, और हमें उनके साथ एक मौका मिलता है फ्रेंडली मैनर में बात करने का, उनकी नीड्स को अच्छी तरीके से पहचानने में। Now, PC4, talk and behave toward the client in a way that projects the company image effectively. ये हमेशा से बात रही है कि जब भी कस्टमर के साथ बात करनी है तो स्माइलिंग फेस और पोलाइट मैनर में बात करनी है। ठीक है ना। इट इज़ मोर इन्फ्रिएटिंग टू ए पोटेंशियल कस्टमर देन टू कम अक्रॉस हाफ हार्टेड सेलमैन हु क्लेम अनसर्टेनिटी इन सेलिंग स्टेप। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्या हमारे स्टोर में कौन से ऑफ़र्स चल रहे हैं, कितने टाइप के मॉडल किसी प्रोडक्ट के अवेलेबल हैं, अगर नहीं नॉलेज है तो कहीं ना कहीं सेल्समैन अगर हाफ हार्टेड है तो आपकी सेल्स जो है वो फाइनल कन्वर्जन नहीं हो सकती, फाइनली कन्वर्ट नहीं हो सकती। सो जितनी भी प्रोडक्ट की रेंज आपके स्टोर में अवेलेबल हैं, क्या प्राइसेस हैं, उनका एटलीस्ट आपके पास कैटलॉग विद द फुल डिटेल्स और अप टू डेट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं ना कहीं अगर किसी प्रोडक्ट की रेंज या प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी सी भी कम है तो कहीं ना कहीं अगर कस्टमर, क्योंकि आज का जो कस्टमर है वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में भली भांति जांच परख के आता है, अपने फ्रेंड से सर्च करके आता है, इंफॉर्मेशन सर्च करके आता है, अपने घर के आगे पीछे नेबरहुड से पता करके आता है, ऑनलाइन सर्च करके आता है, तो उसको नॉलेज हमसे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रोडक्ट के कोई फीचर्स या बेनिफिट फिट्स के बारे कम पता है तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर ना, मैं आपके जो बात कही है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ, अगर मुझे कहीं से कुछ पता चलता है तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको ये बात में बता दूंगा एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। राइट नाउ PC5 ask question to understand the client's buying needs, preferences and priorities. जब आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज ए सेल्समैन कहीं ना कहीं आपको उस कस्टमर की नीड्स और वांट्स को भली भांति से कंफर्म करने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली में जो आपका कस्टमर है वो कौन सा प्रोडक्ट और किस टाइप का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। It can be done through observing, asking questions and listening to them. और ये तभी पॉसिबल है अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से सुनते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चन इज़ द सिंपलेस्ट मेथड और बाय ऑब्जर्विंग सिंपलेस्ट मेथड कि अगर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो आप इजीली कैन फाइंड आउट कि उसका क्या बजट है, क्या रिक्वायरमेंट है और वो किस पर्पस के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है ना। इसके लिए एक एग्जांपल है कि कस्टमर जो है विज़िट किया, उसको एलईडी टीवी चाहिए। जब आपने उस कस्टमर से पूछा कि आपको एलईडी टीवी चाहिए तो कहीं ना कहीं आप पूछ सकते हैं है ना कि आपको हॉल में लगाना है या रूम का साइज़ कितना है। अगर उनको कोई कन्फ्लिक्ट है इसमें तो आप उनको रूम का साइज़ पूछ सकते हैं या फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछ सकते हैं, या किस पर्पज़ के लिए चाहिए, आपको गिफ्ट पर्पज़ के लिए चाहिए या उसको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। इससे क्या है, कस्टमर खुद ही अपनी प्रायोरिटीज़, अपने प्रेफरेंसेस बता देगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि एक्चुअल में कस्टमर जो हमारा क्लाइंट है उसकी क्या नीड्स है। नाउ PC6 tactfully check where appropriate how much the client wants to spend. ठीक है, हमें जनरली क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने की आदत होती है। एज ए सेल्समैन क्लोज एंडेड क्वेश्चन की आदत होती है कि आपको क्या चाहिए। वन वर्ड आंसर है ना कि हमें टेलीविज़न चाहिए, अच्छा कितने इंच का चाहिए, वो अपनी प्रेफरेंस बताता है। सो समटाइम आपको कहीं ना कहीं कस्टमर की नीड को पहचानने के लिए सम टाइम आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछने चाहिए ना। फॉर एग्जांपल, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, क्या आप कुछ और देखना चाह रहे हैं। आर यू परचेजिंग फॉर गिफ्ट, क्या आप इसे गिफ्ट के लिए परचेज करें। इससे क्या होगा कि एक क्लाइंट जो है वो खुल के आंसर देगा कि उसको
अपने पर्सनलाइज यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए या गिफ्टिंग पर्पस के लिए चाहिए या किसी और पर्पस के डोनेशन के लिए चाहिए या अदर पर्पस के लिए चाहिए। सो इससे क्लैरिफाई हो जाएगा। सो ये जो तरीका है ये टैक्टफुल वे में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्लाइंट से न एकदम से नहीं पूछा जा सकता कि आपका बजट क्या है, आप कितने रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं, बिकॉज देर आर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। अगर मैं बात करूँ एलईडी की, तो एलईडी जो है आज की डेट में 5-10,000 से स्टार्टिंग 1 लाख 2 लाख की रेंज में भी अवेलेबल है। सो ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको टैक्टफुल बनना पड़ेगा, और जहाँ तक कोशिश हो ताकि आपको कस्टमर की नीड्स का पता चल सके। Now, PC7, explain clearly to the client the features and benefits of the recommended products or service and relate these to the client's individual need. ठीक है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में क्लाइंट को बता रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को उसकी डेली नीड्स के साथ को रिलेट करना है, सो दैट कि ही मे फील सेटिस्फाई, है ना। और सेटिस्फाई फील करेगा तो डेफिनेटली वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा। कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या कमिटमेंट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नहीं करनी है, बिकॉज अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट और कमिटमेंट कर दी और आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए, तो इट विल क्रिएट बैड इम्प्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर, है ना। और कहीं ना कहीं वो रिटेंशन की बात भूल जाएं ना, लॉयल भी नहीं रहेगा और आपका बिजनेस कहीं किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। सो क्लियरली एक्सप्लेन ईच बेनिफिट और फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, और उसको रिलेट करना है किसी कस्टमर की इंडिविजुअल नीड्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कस्टमर है, उसको चपाती बनाने का इंस्ट्रूमेंट चाहिए। सो वी हैव जनरली 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एक रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन है, और दूसरा जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल चपाती मेकर है। सो कहीं ना कहीं जब आप प्रोडक्ट बता रहे हैं उसको, तो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। अगर उसका बजट आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो यू मे सेल इलेक्ट्रिकल चपाती मेकर, और अगर उसका बजट नहीं है 200-500 तक है, तो रोलिंग और रोलिंग पिन जो है वो अप्रोप्रिएट है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप उसका बजट 500 के अराउंड है और आप जो उसको इलेक्ट्रिकल चपाती मेकर बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो टाइम वेस्टेज है, और कस्टमर जो फील नहीं करेगा सेटिस्फाई, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं प्रोडक्ट मिलेगा, हो सकता है वो रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन लेकर भी ना जाए। सो हमें टैक्टफुली ये चीज़ें हैंडल करनी है, जैसे कि मैंने पिछले परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में भी बताया, हमें टैक्टफुली हैंडल करना है कि हाउ मच दे आर विलिंग टू स्पेंड, है ना, और जो उनकी नीड है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ PC8, identify suitable opportunity to sell additional or related product or services that are suited to the client's need. सेल एडिशनल और रिलेटेड प्रोडक्ट की जब बात की जाती है, सर्विसेज की बात की जाती है, तो हमेशा हमारे माइंड में आते हैं कि एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल मतलब जो प्रोडक्ट ले रहा है उसके साथ कोई और प्रोडक्ट, है ना। और एसोसिएटेड प्रोडक्ट का मतलब या रिलेटेड प्रोडक्ट का मतलब कि उससे मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम हमेशा अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमने ज़रूर ये एडिशनल और रिलेटेड प्रोडक्ट बताने। बोलने का मतलब है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जिसको नहाने का साबुन चाहिए, बाथिंग सोप चाहिए, बट आपके पास ऑफर्स में जो वो सोप मांग रहा है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लक्स सॉप मांग रहा है, ब्रांड का सॉप मांग रहा है, तो वो क्या है ना, आपके पास अवेलेबल है, वेयर एज दूसरा कोई सॉप मांग रहा है, वो बी काइंड का सॉप मांग रहा है, तो वो नहीं अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको इम्प्रेस करने की लक्स के साथ, क्योंकि बाय 3 पैक ऑफ 3 जो है वो आप बेच सकते हो इजी प्राइस में, तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो कि नहीं सर, हमारे पास जो ए टाइप का प्रोडक्ट जो आप मांग रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली है, वो 100 रुपीज़ का एक पीस आएगा, वेयरएज लक्स के 3 जो हैं केक्स जो हैं वो आपके 100 रुपीज़ में आएंगे। सो आप एडिशनल अपॉर्चुनिटी और एसोसिएट प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको मौका मिलता है तो बता सकते हैं। इसी तरह से रिलेटेड प्रोडक्ट जो कि अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड हो, जैसे कोई पर्सन जो है व्हीकल परचेज़ करता है तो उसमें सेफ्टी गार्ड, स्टीरियो, ये क्या हैं, नीड हैं, रिक्वायरमेंट हैं, तो साथ में इनको भी सेल किया जा सकता है। नाउ PC9 make recommendation to the client in a confident and polite way and without pressuring them.
जब भी आप कोई प्रोडक्ट के बारे में आप क्लाइंट को बता रहे हैं तो कुछ समय के लिए आपको रुकना है और कस्टमर से हमेशा काम और पोलाइट होकर बात करनी है, क्योंकि कस्टमर को कई बार डिसीज़न लेने में टाइम लगता है। और अगर इस डिसीज़न लेने के टाइम में आप हड़बड़ाहट में बोलेंगे सर ठीक है मैं पैक कर दूं, ये सामान पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको पसंद है, फाइनलाइज हो चुका है ना, तो इससे क्या होता है आपकी सेल बिगड़ भी सकती है, हो सकता है वो प्रोडक्ट सेल ना हो। Now, PC10 pays client consultation to make good use of the selling time while maintaining good relation with the क्लाइंट। जो भी कस्टमर है आज की डेट में वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को विज़िट करके देख के जाता है आपके स्टोर पे, फिर देन ऑनलाइन सर्च करता है, अपने नेबर से अपने फ्रेंड से सर्चिंग करवाता है और चेक करता है। अगर आप ट्रू हैं और जो आपने कमिट किया है, अपने वर्क के कमिटमेंट ले रखी है अपने वर्क के प्रति, अगर प्रॉपर वे से बताया है तो इससे क्या कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, कस्टमर सेटिस्फाई फील करता है और डेफिनेटली वो दोबारा प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए आता ही है। पेज क्लाइंट कंसल्टेशन टू मेक गुड यूज़ ऑफ द सेलिंग टाइम वाइल मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द क्लाइंट के बारे में ये था। नाउ PC11 मीट द कंपनीज कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड वाइल डीलिंग विद द क्लाइंट। कि कोई कंपनी किस तरह से एक कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, क्या उसकी नीड रिक्वायरमेंट है ना, और किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई फील करवाना है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। और कंपनी के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स को लेके अलग मानक होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर कंपनीज़ में वेरिंग होते हैं कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उन चीज़ों को फॉलो करना है जब भी आपने क्लाइंट के साथ डील करना है, तो आपको ये चीज़ें इन स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। नाउ एलिमेंट 2 प्रोवाइड एंड आफ्टर सेल सर्विस, मतलब जब सेल हो जाती है तो उसके बाद जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ PC12 फॉलो द कंपनी प्रोसीजर फॉर कीपिंग क्लाइंट रिकॉर्ड अप टू डेट, बोलता है ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आफ्टर सेल सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें क्लाइंट्स का रिकॉर्ड जो है वो इसेंशली हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। अप टू डेट रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या है आफ्टर सेल सर्विस कहीं ना कहीं अगर सर्विसिंग की बात करें या न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनानी है तो हमें इस रिकॉर्ड से हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे गाड़ी हम परचेज़ करते हैं, एक व्हीकल परचेज़ किया तो उसकी सर्विसेज जो है ड्यू हो जाती है कुछ टाइम के बाद, मंथ के बाद या आफ्टर 6 मंथ ड्यू हो जाती है। तो उसका जो रिकॉर्ड का सारा प्रोसीजर है वो एक उनके यहाँ पे जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है पर्सनल जो एक स्टोर में, वो आपको रिमाइंड करवाता है कि आपकी इतनी तारीख को आपकी गाड़ी की सर्विस ड्यू होगी है। या LED हमने परचेज़ किया है तो उसकी डेमोस्ट्रेशन और उसकी इंस्टॉलेशन के लिए ना टाइम पीरियड होता है 1 मंथ का या 2 मंथ्स का, तो उसके लिए क्या है रिमाइंड करवाता है कि आपने अपनी LED को इंस्टॉल कर लिया है या डेमोस्ट्रेशन है तो इतने बजे होगी और ये पर्सन जो है सेल्समैन जो हमारा डेमोस्ट्रेशन देकर जाएगा। तो इस तरह से हमें क्लाइंट के रिकॉर्ड को अप टू डेट रखना पड़ता है ताकि टाइम टू टाइम उसको यूज़ किया जा सके, न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। Now PC13 record client information accurately and store it in the right place in the company system। कई कंपनीज़ में ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले पर्सन हैं वो अलग अलग होते हैं। आपने टेली मार्केटर्स का नाम सुना होगा, टेली कॉलर्स का नाम सुना होगा, जो कि क्लाइंट को कॉल्स करते हैं ना, मैसेजेस करते हैं। तो दीज पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेडिकेटेड वर्क। जो डाटा मेंटेन किया जाता है क्लाइंट्स का वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर्मेट में हो सकता है, कोई पर्टिकुलर उनका सैप सिस्टम हो गया, जैसे बैंक्स में सैप सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, या पर्टिकुलर कंपनीज़ की कोई MIS सिस्टम है उसमें किया जा रहा है, या टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड किया जाए, हैंड रिटन फॉर्म में हो सकता है, या डेटाबेस फॉर्मेट में हो सकता है, MS एक्सेस में हो सकता है, सारा डाटा जो है फीड करके रखा जाए। और ये पर्टिकुलर कंपनी के सिस्टम में होता है जिसमें पासवर्ड और अथॉराइज पर्सन ही इसको ओपन कर सकता है और ऑथराइज पर्सन ही देख सकता है, और ये राइट प्लेस पे रख दिया जाता है ताकि क्लाइंट का डाटा जो है वो लीक ना हो, कहीं दूसरी जगह पे ही ना चला जाए। जिस तरह से आपने देखा है कि बैंक्स के डाटा को
नहीं लीक किया जा सकता है, बट जो फेक कॉल करते हैं वो आपसे डाटा निकलवाना चाहते हैं। रीज़न, क्योंकि कंपनी में जो बैंक कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने डाटा को सेफर जोन में, सेफ सिस्टम में रखा हुआ है। ये हमारे लोगों की लापरवाही है कह सकते हैं हम, है ना, जिसकी वजह से वो डाटा जो है लीक हो जाता है कस्टमर का। Now PC14, keep client information confidential and share it with only with the people who have a right to do it. So इस रिकॉर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी है। ये वही पर्सन इसका यूज़ कर सकता है जो एक्चुअली में इसको यूज़ करता है। देन इसके लिए क्या है, हर कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर हैं कांटेक्ट करने के लिए, है ना, और उन कंपनीज़ के प्रोसीजर को क्लाइंट्स को तभी बताया जा सकता है अगर वो उन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि विशाल मेगा मार्ट या बिग बाज़ार या अदर किसी रिटेल स्टोर से आपको मैसेज आते हैं, तो ये अंडर एक कंपनी पॉलिसीज़ और नॉर्म्स के अंडर आते हैं, क्योंकि आप उनके एक लॉयल कस्टमर हैं। सम टाइम क्या है, इस चीज़ के लिए कस्टमर को एडवांस में बता दिया जाता है कि हम इतने बजे कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप गाड़ियों की सर्विसेज की बात करते हैं, तो गाड़ियों की सर्विसेज के केस में आपको कॉल आता है तो वो एडवांस में आता है, सो दैट कि आपको रिमाइंड रहे कि कौन सी डेट को आपकी गाड़ी की सर्विस होनी है। सो इस तरह से ये लोग जो हैं क्लाइंट्स के डाटा को मेंटेन करते हैं, और जो भी क्लाइंट्स के साथ प्रॉमिस किया जाता है उन प्रॉमिस ऐसा प्रॉमिस नहीं किया जाता है ना जो कि क्लाइंट जब आपके सामने हो तो वो आप पूरा ना कर सके, क्योंकि फॉल्स कमिटमेंट अगर आपने कर दी तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा और क्लाइंट्स को भी ख़त्म कर देगा। आपका जो बिज़नेस जो है वो चौपट करने के कगार पे भी आ सकता है। सो हमें इन डाटा सर्विसेज को, जो भी डाटाज हैं, इनको कॉन्फिडेंशियल मेंटेन करना है, और वही पर्सन जो है इसको शेयर कर सकता है, वही पर्सन इसके साथ डील कर सकता है जिसको अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है। अदर देन कोई भी पर्सन ये जो है ये काम डील नहीं कर सकता है। सो आज हमने इस नॉस के बारे में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट नॉस के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AK।